हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग की स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं। कल मतलब प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने डाला है, अभी हम लोगों ने 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट की है, तो आपने देखे ही होंगे प्रीवियस लेक्चर। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर दिया गया था, जनरल जस्ट बेसिक कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको लुईस स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर जो दिया था वो किसने दिया था? जीएन लुईस ने दिया था। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर बेस्ड किस पे है? जो लुईस स्ट्रक्चर बेस्ड है वो है किस पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जीएन लुईस ने आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटम की, उसके लिए उन्होंने एक लुईस का अपने नाम का बोल सकते हो आप, अपने एक हाइपोथेसिस दिया, एक स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो लास्ट वाली शेल में, जैसे कि कार्बन है तो इसकी कार्बन की लास्ट वाली शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, लास्ट वाली शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उनको हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डॉट से मतलब लास्ट वाली शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे तो लास्ट शेल में कितने बचते हैं? 4 बचते हैं। हाइड्रोजन में 1 होते हैं, नाइट्रोजन में 5 होते हैं। तो इनको हम डिनोट किससे करेंगे? इनको डिनोट किया जाएगा डॉट से। ठीक है, इसी को उन्होंने अपना लुईस स्ट्रक्चर नाम दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाली शेल में प्रेजेंट रहेंगे उसको लुईस स्ट्रक्चर या फिर डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये लुईस स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ वो नहीं है। जैसे कि हम जब बॉन्ड की शेयरिंग करेंगे या बॉन्ड बनाएंगे तो जनरली उनको आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे जब किसी भी एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं। तो अब आते हैं हमारे क्या, अब इसी के बेसिस पे कुछ बॉन्ड के पैरामीटर्स भी दिए गए। ठीक है, आगे बॉन्ड पैरामीटर क्या होते हैं? मतलब बॉन्ड जब बनता है, केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम, तो केमिकल बॉन्ड में ज़रूर कुछ ना कुछ एनर्जी भी लगती होगी, कुछ ना कुछ उसकी लेंथ भी होती होगी, कोई ना कोई फोर्स भी होता होगा। हमने 3 टाइप के बॉन्ड तो पढ़ लिए। कोऑर्डिनेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, लेकिन बॉन्ड पैरामीटर्स में हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इसको एंथैल्पी भी आप बोल सकते हो, बॉन्ड एंथैल्पी भी आप बोल सकते हो। एंथैल्पी का मतलब ही होता है एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? मतलब जो बॉन्ड, जैसे कि ये एक एटम है और ये एक एटम है, ये मान लीजिए कार्बन का है, या फिर हम ले लेते हैं नाइट्रोजन का है, ये नाइट्रोजन का है। अब इसके बीच में हमें बॉन्ड, जनरली नाइट्रोजन के बीच में कितने बनते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। 3 बॉन्ड की शेयरिंग होती है क्योंकि नाइट्रोजन को आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये शेयरिंग करते हैं। जब ये शेयरिंग करेंगे तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, इसको बनाने के लिए, इसको अटैच करने के लिए, क्या बोल सकते हो आप? अटैच करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब दोनों को पास में क्लोज में लेके आने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी क्या? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड को एटम्स को बांधे रखने के लिए, ठीक है, होल्ड करने के लिए वो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो कहलाती है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये 2 चीज़ों पे बेस्ड होता है। एक होता है एटॉमिक साइज और एक होता है मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ये 2 चीज़ों पे बेस्ड होती है एनर्जी। अगर मान लीजिए एटॉमिक साइज, हमने जैसे एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका अगर हम साइज़ देखें, एटम का साइज़ देखें, तो एटम के साइज़ न्यूक्लियस से लेकर जो डिस्टेंस होगा दूसरे एटम्स के बीच का,
तो जो डिस्टेंस होगा, मतलब जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस होगा या एटम्स के बीच का डिस्टेंस होगा, वो एटॉमिक उतना ही साइज उसका एटम का क्या होगा, बड़ा होगा। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस जो रहेगा, तो ये इस पे एटॉमिक साइज वही कहलाता है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जो कहता है वो एटॉमिक साइज होता है। अगर साइज जितना बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। अगर साइज जितना छोटा होगा एटम का तो उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब ये बोल सकते हैं आप कि साइज़ जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। अगर हम एटॉमिक साइज़ को बढ़ा देते हैं तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ने के कारण एनर्जी कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है। अगर हम प्लूटो की बात करें, हमारे सोलार सिस्टम में प्लूटो भी था, लेकिन क्या हुआ, और वो किससे कनेक्ट था, कोई ना कोई फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स ही आप बोल सकते हो एक तरीके से, उससे कनेक्ट था। जैसे जैसे क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ता गया, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ता गया प्लैनेट्स के बीच का, तो उससे क्या हुआ कि वो उनकी जो एनर्जी थी या फोर्स जो था वो डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होता गया, कम होता गया। और जब वो एनर्जी कम होती गई तो एक टाइम ऐसा आया कि वो एनर्जी एक तरीके से गायब हो गई, जो कि उसको अपने एक सोलार सिस्टम में होल्ड करके रखी हुई थी। तो प्लूटो वहाँ से क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया, हट गया वहाँ से। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया है, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, इस पे भी बेस्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी, कम होगी, ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ये दो चीज़ों पे बेस्ड है बॉन्ड एनर्जी। पहली चीज़, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जो दो एटम्स को या दो मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करके रखती है और बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, गेनिंग और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है। अब ये बेस्ड किस पे है, दो चीज़ों पे बेस्ड है, एटॉमिक साइज पे और मल्टीपल बॉन्ड पे। मतलब एटम्स का जो साइज होगा, साइज अगर बड़ा होगा बॉन्ड एनर्जी कम, साइज का अगर कम होगा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहेगा बॉन्ड एनर्जी कम रहेगी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा बॉन्ड्स हैं तो उसको होल्ड करने के लिए एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी। इसी पे बेस्ड एक और चीज़ दी गई है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। मतलब जो डिस्टेंस रहेगा, सिंपल बॉन्ड लेंथ मतलब आप मान लो ये डिस्टेंस ही है, किससे, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का या एटम के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको आप बोलोगे क्या, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हो एटॉमिक साइज और मल्टीपल बॉन्ड पे डिपेंड करती है। इसके बाद आते हैं बॉन्ड एंगल। एंगल का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा हो, मतलब बॉन्ड्स बन रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे है हमारा कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये CO2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, CO2 बन रहा है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, COO ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, C को सेंटर में रख के और दो को क्या कर दिया, एक एंगल के फॉर्म में कर दिया। तो जब ये एंगल, मतलब दो एलिमेंट्स या जो रहते हैं वो थर्ड एलिमेंट के साथ कोई भी एंगल फॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स आपको आगे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स, जिसमें क्या होगा, हमें बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल देखने को मिलेंगे। और बॉन्ड एंगल से ही बेस्ड होता है किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर, मतलब कि वो कितने डिग्री एंगल का बना रहा है, उसमें कितनी बॉन्ड लेंथ है, ये सारी चीज़ें हम आगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लेकिन ये पहले क्या होती हैं एग्जैक्टली वो आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। ये जो है बॉर्न हैबर साइकिल, ये बॉर्न और हैबर दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1999 में ये साइकिल दी थी, ठीक है। ये साइकिल बेस्ड किस पे थी, ये बेस्ड थी कंपाउंड जो बनता है, मतलब आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड पे बेस्ड थी, ठीक है। और उसमें भी किस पे बेस्ड थी, सेवरल स्टेप्स पे, सेवरल
स्टेप्स पे, ठीक है। मतलब बॉर्न हैबर जो थे, बॉर्न एंड हैबर, उन्होंने कहा मान लीजिए कोई भी हम कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड कैसे बनता है, या तो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। हमें बनाना क्या है, आयोनिक कंपाउंड बनाना है। आयोनिक कंपाउंड में हम क्या लेते हैं, कैटायन और एनायन भी लेते हैं। आयोनिक कंपाउंड आपको पता है कैसे बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, जैसे कि जो कैटायन और एनायन होते हैं जब वो क्या करते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तब जाके वो क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, और वो जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, है ना। तो आयोनिक कंपाउंड जो रहेंगे वो कैसे बनते हैं, वो जनरली जब मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, ठीक है, जब मेटल की रिएक्शन हम नॉन मेटल से कराते हैं तो वो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें भी क्या होता है, मेटल जो होती है पहले वो क्या करेगी, कैटायन फॉर्म करेगी, ठीक है, और नॉन मेटल जो है वो क्या करेगी, एनायन फॉर्म करेगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मतलब आयंस फॉर्म करेगी, तभी जाके आयोनिक कंपाउंड बनेगा। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये बनाने के लिए बॉर्न और हैबर ने कहा कि इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी सारी क्या लगती हैं, एनर्जीज़ लगती हैं। क्या लगती हैं, एनर्जीज़, ठीक है। तो ये एनर्जी जो लगती है ये स्टेप्स में लगती है, मतलब ये थर्मोडायनेमिक में आप पढ़ोगे अगर इसको, तो क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग, थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग, किसी भी कंपाउंड को, आयोनिक कंपाउंड को बनाने के लिए हमें अलग अलग स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं। उसमें पहले मेटल को हम रिएक्ट कराते हैं नॉन मेटल से, जो कि फिर कैटायंस और एनायन का फॉर्मेशन करती है, और उसमें जो एनर्जी लगती है फॉर्मेशन में, वो हम एनर्जीज़ के बारे में उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि वो कौन सी एनर्जी लगती है। इसी पे इन्हीं के साथ एक और साइंटिस्ट थे, हीस करके, ठीक है। हीस ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हीस के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जो भी कंपाउंड बन रहा है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आप NaCl ही है, ठीक है, Na ने रिएक्शन करी Cl से और बना लिया NaCl, ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि इनके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड जब बनता है तो वो या तो रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, ये ही कंपाउंड नहीं होगा, केमिकल, उन्होंने बोला कि केमिकल रिएक्शन जो भी होगी, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आपकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर, ठीक है। मतलब जो रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब बॉर्न और हैबर तो थे ही, हीस भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इस रिएक्शन में, इस साइकिल में अपना वो दिया था, व्यू दिया था। उनके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे, नॉट ऑन दी पाथ, मतलब कि जिस भी डायरेक्शन से या जिस भी वे से या जो भी वो डायरेक्शन या पाथ एक्वायर कर रही है रिएक्शन करने के लिए, उस पर डिपेंड नहीं करती, जस्ट इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड करती है। ये किसने बोला, हीस ने बोला। लेकिन बॉर्न एंड हैबर को क्या कन्फ्यूजन था, उन्होंने कहा नहीं, अगर आप इनिशियल और फाइनल लोगे तब भी तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए बॉर्न और हैबर ने अपनी एक साइकिल बना दी। मतलब कि उन्होंने कहा कि इनिशियल और फाइनल तो ठीक है, लेकिन इसका जो पाथ है उसमें पाथ में कितनी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है उसको भी कैलकुलेट करना मैंडेटरी है। तो उन्होंने इसलिए इसको साइकिल को बनाया। अब ये साइकिल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेटल के तौर पर सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम लिया, और नॉन मेटल के तौर पर उन्होंने क्या लिया, क्लोरीन लिया रिएक्शन कराने के लिए। सोडियम जो था वो कैसा था आपका, अब इनको पहले मेटल को नॉन मेटल से रिएक्शन कराना है तो ओब्वियसली वो सॉलिड स्टेट में होगा, तो उसको आपको गैसियस स्टेट में लाना होगा। तो हमारा जो सोडियम था वो कैसा था, सॉलिड स्टेट में, क्लोरीन कैसा था, गैसियस स्टेट में। जब सोडियम को पहले हम क्या करेंगे, गैसियस स्टेट में लेके आएंगे, तो उसको बोला जाता है, मतलब सोडियम को एक रिएक्शन के थ्रू मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगी। जैसे कि जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम अगर हमने लिया है किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में,
और उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से करा रहे हैं। हाफ क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं Cl2, जो कि किस स्टेट में है, गैशियस स्टेट में। ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो बनेगा क्या आपका NaCl। जब बनेगा तो इसमें क्या होगी, हीट निकलेगी, हीट का फॉर्मेशन होगा। हीट फॉर्मेशन को हम डेल H से, डेल का मतलब होता है चेंज, ठीक है, चेंज इन हीट, ठीक है, इसको बोला जाता है चेंज इन हीट। डेल का मतलब होता है सिंपल चेंज, यही आप हीट मत लिखो, जस्ट डेल का मतलब समझो कि क्या होता है, चेंज होता है, मतलब एक इनिशियल से फाइनल। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट का फॉर्मेशन होगा डेल H, और यहाँ पे मैंने स्मॉल f लिखा है। f का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हीट, मतलब कोई भी कंपाउंड बनेगा तो ऑब्वियसली जब नॉन मेटल मेटल से रिएक्शन करेगा तो उसमें हीट का एवोल्यूशन होगा, इसलिए हीट वहाँ पे निकलेगी। तो हीट का फॉर्मेशन होने के लिए हमने डेल HF लिखा, मतलब जब सोडियम जब रिएक्शन करेगा क्लोरीन से तो NaCl बनाएगा, लेकिन वहाँ पे हीट भी एवॉल्व होगी, हीट का फॉर्मेशन होगा। ये तो क्या हुई, ये एक क्या हुई, रिएक्शन हुई, एक फर्स्ट रिएक्शन। लेकिन ये क्या हुआ, बॉर्न और हेबर ने क्या कहा कि नहीं, ये सेवरल स्टेप्स में होगी, पाथ पे भी डिपेंड करती है। तो हम इसके पाथ देख लेते हैं, पाथ क्या होंगे। अब जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1, जो ये तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन है, लेकिन ये पाथ जो फॉलोड कर रही है, मतलब इसके अलग अलग जो पाथ्स हैं वो देखते हैं हम। तो सोडियम कैसा है, सॉलिड स्टेट में। सोडियम को पहले हमें क्या करना होगा, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करना होगा। गैशियस स्टेट में जब सॉलिड से सीधे सोडियम को गैशियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा, स्मॉल g मतलब गैशियस, s मतलब सॉलिड, ठीक है। तो क्या होगा, इस प्रोसेस को बोला जाता है हीट ऑफ सब्लिमेशन। SUB का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पढ़ा है आपने। सब्लिमेशन का मतलब होता है जब भी कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए इन द एब्सेंस ऑफ लिक्विड स्टेट। 3 स्टेट होती हैं, कोई भी अगर हम कंपाउंड लेते हैं या सॉलिड लेते हैं, अगर उसको हम हीट करते हैं तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कोई भी चीज़ कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन, और जो कंपाउंड बनता है उसको बोला जाता है सब्लिमेट। ये वाले जो कंपाउंड बनते हैं सब्लिमेशन वाले, ये क्या होते हैं, मतलब बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। वेपराइज का मतलब क्या होना, उड़ जाना, बहुत जल्दी वेपर्स फॉर्म कर लेते हैं, गायब हो जाते हैं। इसका एग्जांपल अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, क्या, नेफ्थलीन की गोलियां देती हैं, फिनॉल की गोलियां होती हैं, आपने देखा होगा कपड़ों में जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, घर में रखी होती हैं, और वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाती हैं। तो वो क्या होता है, ऐसे ही कंपाउंड से बनाई जाती हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। कैम्फर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कैम्फर जो कपूर होता है उसको भी हम क्या करते हैं, सॉलिड से सीधा गैशियस स्टेट में या गैशियस से सीधा सॉलिड स्टेट में बनाते हैं, और उसको अगर फ्री रख देंगे एनवायरनमेंट में खोल के कुछ टाइम के लिए तो वो वेपराइज हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, सोडियम लिया, सोडियम को रिएक्शन कराने के लिए क्लोरीन के साथ सॉलिड स्टेट से पहले गैशियस स्टेट में लेके आए। उसमें जो हीट एवॉल्व हुई उसको बोलेंगे हम, मतलब जो प्रोसेस लगी वो कहलाएगी आपकी सब्लिमेशन प्रोसेस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन तो ऑलरेडी आप कहोगे कि क्या है, वो गैशियस स्टेट में, लेकिन गैशियस स्टेट में होने के साथ साथ इसको डिसोशिएट भी करना होगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो उसको तोड़ना भी पड़ेगा। तो अब भी इसको क्या करेंगे, हम डिसोशिएशन हीट देंगे। तब क्या देंगे हम इसको, क्लोरीन को डिसोशिएशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन, जो कि क्या करेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को अलग अलग डिसोशिएट कर देगा और ज़्यादा उसको मतलब आप बोल सकते हो गैशियस फॉर्म में ले आएगा। मतलब है तो वो ऑलरेडी गैशियस फॉर्म में, लेकिन उसको और डिसोशिएट कर देगा और उसको फाइन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई, 2 स्टेप हो गई। पहली स्टेप ये हो गई, दूसरी स्टेप ये हो गई। ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, अब क्या होगा, हमें पता है कि हमारा सॉलिड से गैस में आ गया, ये क्लोरीन भी हमारा डिसोशिएट हो गया। अब हमें करानी है रिएक्शन, बनाना क्या है, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आयंस के फॉर्म में कैटायन और एनायन चाहिए, क्योंकि उसमें तभी बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जबकि वहाँ पे अपोजिट चार्ज क्या होंगे, कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे। तो सोडियम को हम क्या करेंगे, कैटायन बनाएंगे,
कैटाइन कैसे बनेगा सोडियम Na पॉजिटिव, जब वो एक इलेक्ट्रॉन अपनी लास्ट वाली शेल से निकालेगा, प्लस ऑब्वियसली सोडियम कैटाइन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इलेक्ट्रॉन जब निकालता है तो इसमें क्या होता है, Na पॉजिटिव हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि आपको पता है कैटाइन एनायन कब बनते हैं, जब अपनी स्टेबिलिटी उनको गेन करनी होती है। आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो निकालेगा तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होगी, यहाँ पे एनर्जी यूज़ होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी आप बोल सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों तीनों आप बोल सकते हो। अब इसके बाद क्लोरीन है। क्लोरीन को भी हमें क्या बनाना है, क्लोरीन के भी आयंस बनाना है। क्लोरीन को क्या देना है, इलेक्ट्रॉन देना है, नेगेटिव बनाना है, एनायन बनाना है। तो प्लस क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, Cl नेगेटिव। यहाँ पे क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, ई आप बोल सकते हो। गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो रहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरा लिख सकते हो आप, गेन एंथैल्पी GE, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी, वो एनर्जी यहाँ पे हम प्लस में लिखते जाएंगे कि जो जो एनर्जीज या जो जो हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो जो चीज़ें हम करते जा रहे हैं वो हम लिखते जाएंगे। अब क्या होगा, टोटल हम इसको लिख के देखें तो Na पॉजिटिव, मतलब आपका ये क्या बन गया, कैटाइन बन गया, ये आपका एनायन बन गया, ठीक है। कैटाइन एनायन का फॉर्मेशन हो गया। जब कैटाइन एनायन बन जाएंगे तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा। आयोनिक कंपाउंड कैसे लिखेंगे हम, Na प्लस Cl नेगेटिव, तो बन जाएगा NaCl, ठीक है। दोनों आयंस के फॉर्म में हैं और कैसे हैं, गैशियस स्टेट में। NaCl बन गया, प्लस यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी निकलेगी उसको बोलेंगे हम Le, दैट इज़ नोन एज लैटिस एनर्जी। मतलब क्या होता है, जब कोई भी कंपाउंड बनता है, मतलब किसी भी स्पेस में, प्रॉपर स्पेस में या सब्सटेंस में, तो उसमें जब वो कंपाउंड बनता है उसमें एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है आपकी लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये तो हमारा बन गया पूरा कंपाउंड, लैटिस एनर्जी बन गई है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको पता चल गया। फिर सब्लिमेशन क्या होता है, डिसोसिएशन। अब इसी चीज़ को क्या किया, जो बॉर्न और हैबर थे उन्होंने इस चीज़ को एक साइकिल के फॉर्म में बना दिया। साइकिल के फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको साइकिल के फॉर्म में जैसे कि उन्होंने किस तरीके से लिखा, Na लिया, ठीक है, ये सोडियम, इसी को ही देख लेते हैं, यहाँ से क्लोरीन, और ये यहाँ पे जब सोडियम सॉलिड स्टेट में है तो यहाँ पे क्या आया, गैशियस स्टेट में आ गया। यहाँ पे भी ये क्लोरीन आपका गैशियस स्टेट में आ गया, वेपराइज। यहाँ पे कौन सी लगी हीट, सब्लिमेशन। यहाँ पे हीट ऑफ आप बोल सकते हो डेल H करके लिखना है, हीट सब्लिमेशन, यहाँ पे हीट डिसोसिएशन, ठीक है। फिर इसके बाद आयंस बने, कैटाइन और एनायन, तभी जाके क्या होगा, रिएक्शन होगी। यहाँ पे ये कैटाइन बना और ये Cl आपका नेगेटिव एनायन बना गैशियस स्टेट में। यहाँ पे कौन सी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी मतलब आप लिख सकते हो। और इन दोनों को मिला के क्या बना, NaCl, ठीक है। जहाँ जो कि यूज़ क्या हुआ, जिसमें यूज़ हुई आपकी क्या, लैटिस एनर्जी, जिससे आपका क्या बन गया, NaCl इधर पे कंपाउंड बन गया। मतलब इन दोनों को कंपाउंड बनाने के लिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो बना, लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड हुई और लैटिस एनर्जी से यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन हुआ। हीट के फॉर्मेशन से हमारा NaCl बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से बॉर्न और हैबर ने एक साइकिल के फॉर्म में, ये एक साइकिल, यही साइकिल है जनरली, इस तरीके से उन्होंने मतलब स्टेप वाइज रिएक्शंस भी लिख के बताई और साइकिल वाइज भी बताई। तो उनका ये कहना था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, उसके पाथ पे भी डिपेंड करती है, जो कि हीज लॉ को एक तरीके से अपोज करता है। तो ये था बॉर्न एंड हैबर साइकिल। अब हम लोग देखेंगे VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको VBT भी बोला जाता है, ठीक है। VBT के नाम से भी आप याद रख सकते हो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो किस पे बेस्ड थी, किसने दी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी
1972 में, ठीक है, हिटलर एंड, ये हिटलर है, ठीक है, एंड लंदन ने दी थी, ठीक है। और ये बेस्ड जो थी, कॉन्सेप्ट जो था, इसका कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो वो बेस्ड किस पे था, ये बेस्ड था आपके एटॉमिक ऑर्बिटल पे या एटम के ऑर्बिटल पे। मतलब जो लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है ना एटम का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं उस पे, क्योंकि वैलेंस है, वैलेंस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वैलेंस ही अगर हम देखते हैं तो लास्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। उनके बीच में क्या बन जाए, बॉन्ड बन जाए, तो वो कहलाएगा क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा या एटम प्रेजेंट रहेगा उसके बीच में, उसके बेसिस पे बॉन्डिंग होगी, उसको बोलेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसी के बेसिस पे था। तो 1972 में हिटलर और लंदन ने दिया, कॉन्सेप्ट बेस्ड था एटॉमिक ऑर्बिटल पे, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन अगर देखा जाए तो लेटर ऑन क्या हुआ, इस पे ज़्यादा काम इन लोगों ने नहीं किया। फिर आए कौन, पॉलिंग आए, पॉलिंग और उनके जो को वर्कर थे एंड को वर्कर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर इसके ऊपर काम किया। अब क्या कॉन्सेप्ट था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसे होगी, जैसे कि हम हाइड्रोजन का ही फॉर्मेशन करते हैं H2, ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हम लेते हैं, हमने एक हाइड्रोजन का एटम लिया, ठीक है, सिंगल, ये हाइड्रोजन है, ये इसका एटम है, इसकी रिएक्शन हमें क्या करानी है, इसको स्टेबल करना है, इसको 2 चाहिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए। 2 8 18 वाला रूल है, तो पहली ऑर्बिट में इस पे 2 होने चाहिए, इसके पास तो एटॉमिक नंबर वैसे ही 1 होता है। तो जब ये स्टेबल करना होगा तो स्टेबल करने के लिए एक और इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी या एटम की ज़रूरत होगी, तो ये दूसरे हाइड्रोजन से ले लेगा। ये एटम के फॉर्म में है अभी, ठीक है, 1 आइटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 आइटम ऑफ हाइड्रोजन, दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करेंगे मतलब कम क्लोज आएंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, क्या, एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और एक होता है रिपल्शन। मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी काम करता है, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि हमें पता है एटम में नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। अगर अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। मतलब बीच में जो बॉन्ड बनेगा, चाहे वो कोवेलेंट हो, आयोनिक हो, या जो भी टाइप का, जिस भी टाइप का बॉन्ड बनेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग। और जितना अगर उसमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन की रेट ज़्यादा हो जाती है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एंड आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड की लेंथ जो होगी वो वीक रहेगी और बॉन्ड जल्दी से डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ओवरलैपिंग क्या होता है, एक दूसरे को कवर अप कर लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे हाइड्रोजन के दूसरे एटम से, मतलब वही आपस में क्या करेगा, जैसे इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं और इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। अब ये आपस में जब पास में आएंगे तो ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करना मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से, ये, ठीक है, ये हाइड्रोजन, इसको बोला जाता है क्या, ओवरलैपिंग, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एक दूसरे को ओवरलैप करना, थोड़ा सा ढक लेना। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, मतलब ओवरलैपिंग पे भी डिपेंड करता है, ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा होगी अच्छी होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब दोनों चीज़ें, ओवरलैपिंग हो गया, अट्रैक्शन हो गया, तो बॉन्ड कैसा रहेगा, आपका जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। अब जब ये ओवरलैपिंग हो जाती है तो ओवरलैपिंग के बाद ये कुछ इस तरीके से एक्सियल टाइप का, यूँ इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब बीच में थोड़ा सा स्ट्रेट रहता है यहाँ और आसपास थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। ये नोड्स यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि बीच में अगर आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे ये, तो क्या होगा, रिपेल करेंगे, बॉन्ड नहीं बन पाएगा। और बीच में इस तरीके का क्या होता है, होल हो जाता है, एक लंबा सा, मतलब एक आप बोल सकते हो बॉन्ड का या एनर्जी फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि कैसी होती है, सिग्मा, इसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड बनता है यहाँ पे,
ठीक है। जब क्या होता है, जब ये आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैपिंग के बाद एक एक्सिस फॉर्म हो जाती है, इसको न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है। इस एक्सिस पे क्या होता है, दोनों बॉन्ड आके बन जाते हैं और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन में, वो कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। इसको डिनोट सिग्मा से किया जाता है और ये बॉन्ड कैसा होता है, ये बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है। इसी पे बेस्ड क्या हुआ, ओवरलैपिंग पे बेस्ड, मतलब जब ओवरलैपिंग हो रही थी तो इसमें आगे और डिफरेंट टाइप्स की क्या देखी गई, ओवरलैपिंग देखी गई। अच्छा, ओवरलैपिंग जब होगी यानी बॉन्ड बनेगा तो उसमें एक कंडीशन ये रखी गई कि इनके पास जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो या तो क्लॉकवाइज रहना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी जाके क्या होगी, ओवरलैपिंग या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा और बॉन्ड बन पाएगा। अगर दोनों स्पिन ऐसी रहेंगी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब हम जब इस निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो अगर हाइड्रोजन का निकालेंगे तो 1s1 1s1, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर इसको आप क्या लिखोगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें ओवरलैपिंग होगी और कैसी रहेगी, स्ट्रॉन्ग होगी और बॉन्ड भी कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जिसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। अब इसी पे बेस्ड, ओवरलैपिंग पे बेस्ड क्या हुए, डिफरेंट टाइप्स के ओवरलैपिंग दिए। कौन कौन से ओवरलैपिंग दिए देख लेते हैं हम। सबसे पहला दिया गया टाइप्स के, मतलब ओवरलैपिंग पे बेस्ड है। ठीक है। ओवरलैपिंग पे बेस्ड पहला दिया गया एस ओवरलैपिंग। ठीक है। दूसरा दिया गया SP ओवरलैपिंग। ठीक है। थर्ड दिया गया PP ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग। अब ये क्या हुआ, ओवरलैपिंग कैसे हुई, SS कैसे हो गया, SP कैसे हो गया, P क्या हो गया, ये कैसे आए, हमें पता है, हमने पढ़ चुके हैं। हम किस में पढ़ चुके हैं, हम हमारे प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि S ऑर्बिटल होता है, P ऑर्बिटल होता है, F ऑर्बिटल होता है, D होता है और F होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। S का शेप ऐसा होता है, P का डंबल होता है, इसका डबल डंबल होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। ये और S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। P में कितने आते हैं, मैक्सिमम 6, इसमें 10 आते हैं, इसमें 14 आते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। तो उसी पे बेस्ड क्या करा, लास्ट ऑर्बिट में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जिस शेल में जाएंगे उस पे क्या हुआ, उस बेसिस पे ओवरलैपिंग डिफाइन की गई। अगर SS ओवरलैपिंग हम देखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जब क्या हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट रहे, S ऑर्बिट में या S शेल में, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए, S ऑर्बिट में या S शेल में प्रेजेंट होना चाहिए, तब उस टाइप की ओवरलैपिंग को क्या कहेंगे हम, SS ओवरलैपिंग कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन ही ले सकते हैं या और क्लोरीन भी ले सकते हो। मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे 1s1 है, यहाँ पे भी 1s1 है, लास्ट वाली शेल कौन सी है, S है। दोनों की ओवरलैपिंग कराएंगे हम तो हमारे पास इस तरीके से ओवरलैपिंग बनेगी और इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो अभी हमने एग्जाम्पल में पहले भी देख चुके हैं। ओवरलैपिंग कौन सी कहलाई, SS। ठीक है। अब SP का देखते हैं। SP में क्या होगा, SP में ऐसा होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, S होना चाहिए, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिट में होना चाहिए, S ऑर्बिट में होना चाहिए और एक P में होना चाहिए। P का शेप कैसा होता है, डम्बल, ये स्पेयर होता है, इसको बोला जाता है डम्बेल शेप। ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिट हो गया, P। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, S में, और एक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, P में, इधर इस तरीके से। एक को आप यूँ शो करोगे तो इनकी जो ओवरलैपिंग होगी, इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे कि HCl हो गया, HF हो गया, NH3 हो गया। ठीक है। इनके सभी के अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, हाइड्रोजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल 1 S ऑर्बिट में। क्लोरीन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2
2s2 2p कितना होगा 17 के अकॉर्डिंग, 2p6 3s कितना होगा 1s 2s 2p 3s 2 3p 5 है ना। ये होगा लास्ट क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है p ऑर्बिट में। कैसे बनाएंगे हम p का डायग्राम, इस तरीके से बनाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिल करेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है p शेल के लास्ट ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये किससे शेयरिंग करेगी, शेल से एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए, 2 8 और 7 होता है, तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन से लेगा। हाइड्रोजन भी बैलेंस होने के लिए हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते हैं, तो एक क्लोरीन से लेगा, H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, H कैटायन, Cl एनायन, आयोनिक बॉन्ड बनेगा इसमें। ये मतलब यहाँ पे जो बनेगा शेयरिंग से बनेगा, इसलिए यहाँ पे सॉरी आयोनिक नहीं कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, और ये भी एक्सिस पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी कौन सी बॉन्डिंग होगी सिग्मा बॉन्डिंग होगी, इसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, ये sp ओवरलैपिंग हो गई। अब हम देखते हैं pp ओवरलैपिंग देखते हैं। अच्छा pp में क्या होता है, pp में शेप थोड़े से बढ़ जाते हैं। pp में क्या होता है px होता है, py होता है और pz होता है। ये 3 मैंने बताए थे आपको इस तरीके से, ये px है, ये py है और ये pz है। px का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इस टाइप से होता है, इस टाइप से डम्बल, ठीक है। pz का ऐसा होता है और py का, और pz का डबल डम्बल होता है, इस तरीके से होता है। ये क्या है, तीनों के शेप हैं। अब हमें क्या करना है, pp ओवरलैपिंग में हमें वो देखना है, एटम देखना है जिसकी लास्ट शेल जो है दोनों एलिमेंट्स की, मतलब दोनों ऑर्बिटल्स की शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, आपका p शेल में जाए। तो इसका हम कैसे एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं, जैसे इसमें भी क्या होते हैं, इसके भी सब टाइप दिए गए हैं। मतलब pp ओवरलैपिंग में पहला 2 टाइप हैं, ठीक है, 2 नहीं 3 टाइप हैं। कैसा है टाइप, जैसे pp ओवरलैपिंग है तो इसमें क्या है, इसको बोला गया है px के बेसिस पे, ठीक है, को एक्सियल या एंड टू एंड और हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। मतलब जब क्या हो कोएक्सियल मतलब एक्सिस में, या फिर एंड टू एंड मतलब दोनों के एंड मिले, या हेड मतलब सामने के हेड मिले, तो वो कहलाती है आपकी क्या कोएक्सियल या pp ओवरलैपिंग। अब ये होगा कैसे, px है तो px में ही ये एग्जाम्पल है, जैसे कि ये px में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया और एक यहाँ आया, मतलब एक इस तरीके से एक इस तरीके से, ये क्या कहलाएंगे, ये हेड कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएगी एक्सिस, ये एंड टू एंड बोल सकते हैं। तो इस टाइप की कोएक्सियल या हेड टू हेड या हेड ओवरलैपिंग हम इसको बोलते हैं। इसमें जो बॉन्ड बनता है इसमें भी जनरली सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, क्योंकि एक्सिस पे आप ये याद रखो, जब भी एक्सिस पे ही बॉन्ड बनेगा, एक्सिस पे बॉन्ड बनेगा तो हमेशा सिग्मा बनेगा। बाकी एक्सिस से अबव नीचे इधर उधर बनेगा साइड वाइज तो हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। अब वो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा, पी वाई में पाई बॉन्ड बनेगा, इसको बोला जाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। मतलब ये जो थी ये पी एक्स ओवरलैपिंग थी, मतलब जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ पी शेल में जा रहा है, लेकिन पी शेल की सब शेल किस में, एक्स में जा रहा है, तो इसलिए पी एक्स ओवरलैपिंग को हमने कोएक्सियल एंड टू एंड और हेड ओवरलैपिंग बोला। साइड वाइज ओवरलैपिंग मतलब ये किस पे बेस्ड होगा, आपका पी वाई पे बेस्ड होगा, ठीक है। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में जाएगा, आपका पी वाई में जाएगा, दोनों के मतलब जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनके पी वाई में जाएगा। अब कैसे जाएगा, इसमें जो होता है इसका शेप कैसा है, लेटरल है, इसको क्या बोला जाता है, लेटरल। तो इसमें इस तरीके से इसको साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें ओवरलैपिंग कैसे होगी, जब ये इस तरीके से बना हुआ है, साइड वाइज का मतलब होता है साइड से, लेटरल मतलब ऊपर, एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे, तो ये इस तरीके से साइड वाइज इस तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे, तो ये क्या कहलाएगी आपकी साइड वाइज। इसमें जो बॉन्ड बनेगा
जब एक्सिस पे बॉन्ड नहीं बनता है तो इसमें जो बॉन्ड बनता है एक्सिस के ऊपर या एक्सिस के नीचे, तो वो बनता है पाई बॉन्ड। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसमें कौन से बॉन्ड बनेंगे? पाई, जो कि कैसे होते हैं? वीक होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब थर्ड आते हैं PZ पे, सी वाले पे। सी वाले में क्या होगा? यहाँ पे हमारा शेप कैसा है? डबल डंबल। इसको बोला जाता है सिंगल डंबल, इसको लेटरल डंबल और इसको डबल डंबल बोला जाता है। अब जब PZ की बात आती है तो PZ में एक डंबल ऐसा है और एक डंबल ऐसा है, इसकी रिएक्शन ऐसे करानी है। तो ये यहाँ से भी करेगा और ये यहाँ से भी करेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? हेड एंड टू एंड भी करेगा और साइड वाइज भी करेगा। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सी वाला जो होगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कैसे कॉम्बिनेशन होगा देख लेते हैं हम, इस तरीके से। ये ऐसे बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगी? साइड वाइज भी ओवरलैपिंग होगी। साइड वाइज होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, एक्सिस पे होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मतलब एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये नोडल वाली, एक तरीके से नोडल और कोएक्सियल, मतलब आप बोल सकते हो साइड वाइज और कोएक्सियल दोनों ओवरलैपिंग किस में आ जाती हैं? PP ओवरलैपिंग में। तो ओवरलैपिंग आपको समझ में आया होगा। ओवरलैपिंग जस्ट बेस्ड है किस पे? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो रहता है जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है उस पे बेस्ड रहता है। और आपको सिर्फ शेप याद रखने हैं कि शेप कैसा होता है, कि जैसे हेड है तो हेड में कौन सी आएगी, साइड वाइज है तो कौन सी आएगी, इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। यहाँ पे हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे BAC/PR थ्योरी। अभी तक इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको जो भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है फॉरवर्ड करें, सो दैट कि आगे और भी बच्चों को बेनिफिट मिल सके, प्लस मेरा मोटिवेशन भी बूस्ट अप रहे। थैंक यू।